नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश MFCG 2024 जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विचारार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपनाए गए। NCAER के अनुसार मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाली मौजूदा व्यवस्था में व्यापक बदलाव जोखिम भरा साबित हो सकता है। भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत जापान विशेष वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हुए। नैनो पार्टिकल्स फंगल संक्रमण के उपचार में सहायता कर सकते हैं। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश MFCG 2024 जारी किए। ये दिशा निर्देश मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश यानी MFCG 2016 की अगली कड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए दिशा निर्देश किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण यानी JJ अधिनियम 2015 तथा JJ मॉडल नियम 2016, दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 और मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों पर आधारित है। ध्यान देने वाली बात है कि फोस्टर केयर के तहत किसी बच्चे का उसके जैविक परिवार की बजाय किसी अन्य परिवार के घरेलू परिवेश में पालन पोषण किया जाता है। हालांकि पालन पोषण देखभाल यानी फोस्टर केयर प्रदान करने वाले परिवारों को बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित और अनुमोदित किया जाता है। अब अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश 2024 के मुख्य दिशा निर्देश क्या है, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। फोस्टर केयर के लिए पात्र बच्चों की बात करें तो बाल देखभाल संस्थानों या समुदायों में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे इसके लिए पात्र हैं। इनमें हार्ड टू प्लेस बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्ड टू प्लेस बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक या मानसिक बीमारी के उच्च जोखिम, आयु, नस्लीय या नृजातीय कारकों जैसी वजहों से गोद लेने की संभावना नहीं होती है। फोस्टर केयर करने की पात्रता क्या है, इसे भी जान लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, और बच्चे के पालन पोषण के लिए उसका कोई जैविक बेटा या बेटी हो अथवा ना हो, फोस्टर केयर के लिए पात्र है। हालांकि पूर्व के MFCG 2016 में केवल विवाहित दंपति ही फोस्टर केयर हेतु पात्र थे। आपको बता दें कि सिंगल महिला लड़के या लड़की दोनों में से किसी को भी गोद ले सकती है या उसकी फोस्टर केयर कर सकती है। इसके विपरीत सिंगल पुरुष केवल लड़के को ही गोद ले सकता है या उसकी फोस्टर केयर कर सकता है। इसके अलावा दंपति का 2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए। अंतिम निर्देशों में है फोस्टर एडॉप्शन के तहत दत्तक ग्रहण। फोस्टर केयर करने वाले माता पिता जिस बच्चे की पिछले 2 साल से फोस्टर केयर कर रहे हैं, वे उस बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MFCG 2016 में उसी बच्चे को गोद लेने के लिए फोस्टर केयर की अवधि 5 साल थी। खबर के अंत में भारत में दत्तक ग्रहण यानी चाइल्ड एडॉप्शन के लिए मौजूद फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA भारतीय बच्चों के देश में ही या उन्हें किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन करने के लिए नोडल संस्था है। गौरतलब है कि CARA केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। इसे JJ अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। इसके अलावा CARA मुख्य रूप से अपनी संबद्ध या मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और सौंप दिए गए बच्चों के दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करता है। बाल देखभाल के संबंध में MFCG 2024 के दिशा निर्देशों को जारी करना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बच्चों को उचित देखभाल के साथ परिवार का साथ भी प्राप्त होगा। चलिए नजर डालते हैं हमारी अगली मुख्य खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विचारार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपनाए गए। संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को हाल ही में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने की।
इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन के लिए एक मार्गदर्शन के एक सेट को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य एक वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि स्थापित करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों ने इस संधि के विचारार्थ विषय के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन के उद्देश्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना और इसे समावेशी और प्रभावी बनाना, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के डिजिटल व्यवसाय और उनके वैश्विक व्यवसाय पर कर लगाने संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, संधारणीय विकास के लिए घरेलू संसाधन जुटाना और कर नीति का उपयोग करना, विकास के लिए वित्त पोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इस संधि की प्रतिबद्धताओं की बात करें तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्याय संगत कर लगाने सहित कर अधिकारों का उचित आवंटन, उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों द्वारा कर संबंधी अवैध वित्तीय लेन देन, कर चोरी और कर से बचने की समस्याओं से निपटना, विदेशों में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय को कर के दायरे में लाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, कर संबंधी मामलों और कर विवादों के समाधान में एक दूसरे की प्रशासनिक सहायता करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। वैश्विक कर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैश्विक पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का वैश्विक न्यूनतम कर यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल नियमों पर आधारित है। यह नियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस प्रत्येक देश में न्यूनतम कर की दर का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है जहां उनका व्यवसाय है। इस तरह यह नियम किसी देश में अर्जित लाभ को किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने की व्यवस्था को हतोत्साहित करता है। इस नियम के तहत कॉरपोरेट लाभ पर 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर लगाया गया है। तो इस रिपोर्ट से यह समझा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का यह नया फ्रेमवर्क कन्वेंशन वैश्विक कर प्रणाली में बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे विकासशील देशों को अधिक कर राजस्व प्राप्त हो सकेगा और कर चोरी जैसे मुद्दों से निपटने में मदद भी मिलेगी। अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। NCAER के अनुसार मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाली मौजूदा व्यवस्था में व्यापक बदलाव जोखिम भरा साबित हो सकता है। हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण आगे का आकलन यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया ए फर्दर असेसमेंट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शोध पत्र में मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाली व्यवस्था के 8 साल पूरे होने पर इसका आकलन किया गया है। खबर की शुरुआत में भारत में मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है, साथ ही आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है। इस व्यवस्था को केंद्र सरकार और RBI के बीच मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के माध्यम से 2015 में पेश किया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क और मौद्रिक नीति समिति यानी MPC को वैधानिक दर्जा दिया गया। RBI का लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति दर को 4% तक बनाए रखना है। इसे किसी भी स्थिति में लक्ष्य से 2% अधिक या 2% कम नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच ही नियंत्रित रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इस लक्ष्य को प्रत्येक 5 वर्ष पर संशोधित किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इसके 3 पदेन सदस्य RBI से और 3 बाहरी सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आइए अब NCAER शोध पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला मुख्य बिंदु है RBI के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना। RBI को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास जैसे अन्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपने पर उसके पास मूल्य स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बच पाएगा। इससे RBI की जवाबदेही पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा हेडलाइन मुद्रास्फीति की जगह कोर मुद्रास्फीति को अपनाना। लंबे समय तक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की उपेक्षा करने के नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। खबर के अंत में हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति में क्या अंतर है, ये भी समझ लेते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी CPIC पर आधारित है, अर्थात यह अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति की माप है। ध्यान देने वाली बात है कि CPIC खाद्य, ईंधन, आवास, परिवहन जैसी मदों और सेवाओं की एक बास्केट के मूल्य में बदलाव को ट्रैक करती है। कोर मुद्रास्फीति इसकी माप करते समय हेडलाइन मुद्रास्फीति में शामिल खाद्य और ईंधन मदों को बाहर रखा जाता है। खाद्य और ईंधन के मूल्यों में निरंतर तेजी से बदलाव होते रहते हैं, इसलिए कोर मुद्रास्फीति में इनकी गणना नहीं की जाती है। चलिए बात करते हैं अगले मुख्य खबर की। भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को 2015 में स्थापित एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। यह घोषणा मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान की गई है। चलिए यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि IBCA का मुख्यालय भारत में स्थित है। यह गठबंधन 96 देशों और विविध संगठनों का एक समूह है। इसका उद्देश्य 7 बिग कैट प्रजातियों का वैश्विक स्तर पर संरक्षण करना है। इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में सहयोग के लिए भारत और मलेशिया ने एक स्टार्टअप अलायंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग में तेजी लाने के लिए मलेशिया भारत डिजिटल परिषद की शीघ्र बैठक बुलाई जाएगी। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा प्रक्रिया को समर्थन देने और इसमें तेजी लाने पर सहमति बनी है। आयुर्वेद, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, युवा और खेल आदि क्षेत्रों में भी अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मलेशिया संबंधों की बात करें तो 1957 में मलाया संघ के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। आपको बता दें कि मलाया संघ मलेशिया का ही पूर्ववर्ती नाम है। मलेशिया में लगभग 2.7 मिलियन भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO रहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले PIO समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा PIO समुदाय है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो यह 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। रक्षा सहयोग भी इस साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है, जिसमें भारत मलेशिया रक्षा सहयोग बैठक यानी MIDCOM और अभ्यास हरिमाऊ शक्ति जैसे आयोजन शामिल हैं। खबर के आखिर में यह भी जान लें कि भारत आसियान को प्राथमिकता देता है और मलेशिया 2025 में आसियान की अध्यक्षता करेगा, जिससे इस क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत जापान विशेष वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हुए। वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी यानी SGSP में अपग्रेड किया गया था। यह कदम दोनों देशों की भू-आर्थिक और भू-सामरिक हितों के अनुरूप था। इसके अलावा हाल ही में नई दिल्ली में भारत जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया था। भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी यानी SGSP के बारे में बात करें तो विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के बीच पारंपरिक सुरक्षा सरोकारों से आगे बढ़कर सामरिक साझेदारी की अनिवार्यता को प्रतिबिंबित करती है। इस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं राजनीतिक और रक्षा व सुरक्षा साझेदारी, क्षेत्र और विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए वैश्विक साझेदारी, असैन्य परमाणु ऊर्जा, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण, विज्ञान संबंधी अन्वेषण करना, नवाचार को प्रेरित करना, प्रौद्योगिकी का विकास करना, लोगों को जोड़ना आदि। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। दोनों पक्षों ने रक्षा उपकरणों तथा महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की। इसके अलावा मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ सह उत्पादन और सह विकास में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई।
भारत और जापान के बीच सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है हिंद प्रशांत क्षेत्र। जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल जैसी रणनीतियों के जरिए साझा प्रतिक्रियाएं प्रकट की जा रही हैं। दूसरा है विकासात्मक सहयोग। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एक्ट ईस्ट फोरम आदि के जरिए दोनों देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। और अंत में मिनीलेटरल क्षेत्र, क्वाड सुरक्षा वार्ता, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन पहल आदि। खबर के अंत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 2+2 संवाद सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य बैठक का एक प्रारूप है। इसके अलावा जापान के साथ साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी 2+2 वार्ता का आयोजन करता है। इस प्रकार भारत और जापान ने वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण रास्ता तय किया है और दोनों देश इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में भी अपना सहयोग प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। नैनो पार्टिकल्स फंगल संक्रमण के उपचार में सहायता कर सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने फंगल संक्रमण के उपचार हेतु शरीर में दवाओं को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए पॉलीमेरिक नैनोपार्टिकल तकनीक का उपयोग किया है। पॉलीमेरिक नैनोपार्टिकल तकनीक शरीर में दवा पहुंचाने का सबसे अत्याधुनिक तरीका है। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस नैनो फॉर्मुलेशन को साइटोटॉक्सिक और हेमोलिटिक प्रभावों से मुक्त पाया है। यानी यह तरीका न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बेहद प्रभावी भी है। आपको बता दें, साइटोटॉक्सिक ऐसे तत्व हैं जो कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जबकि हेमोलिटिक प्रभाव ऐसी स्थिति है जिसमें जिस तेज गति से लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं उससे कहीं अधिक तेजी से वे नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में यह नैनो तकनीक न सिर्फ इन समस्याओं से बचाव करेगी बल्कि अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, HIV और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी कारगर साबित हो सकती है। नैनो प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिसमें नैनो स्केल पर अणुओं और परमाणुओं में संशोधन करके नई संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण किया जाता है। खासकर स्वास्थ्य सेवा में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। चलिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा में इसका उपयोग भी जान लेते हैं। शरीर के भीतर की बेहतर इमेज प्राप्त करने और रोगों की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स का MRI एवं CT स्कैन जैसी मेडिकल इमेजिंग तकनीकों में कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे शरीर के भीतर का बेहतर विजुअलाइजेशन प्राप्त हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, कंट्रास्ट एजेंट या कंट्रास्ट मीडिया ऐसा पदार्थ है जिसका चिकित्सा हेतु इमेज प्राप्त करने के लिए शरीर के भीतर तरल पदार्थ या संरचनाओं के कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। शरीर के लक्षित अंगों तक दवा पहुंचाने में भी ये सहायता करता है, जिससे लक्षित अंग तक दवा पहुंचाने से उस अंग के पास की स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट नहीं होती और साइड इफेक्ट्स का खतरा भी कम हो जाता है। टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भी नैनो तकनीक का बड़ा योगदान है। यहाँ हाइड्रोजेल, स्केफोल्ड जैसी नैनो स्ट्रक्चर्ड सामग्री एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कार्यप्रणाली की नकल कर सकती है। इससे कोशिका वृद्धि और ऊतक के फिर से बनने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त हो सकती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी ECM प्रोटीन और अन्य अणुओं का एक जटिल नेटवर्क है। ये नेटवर्क शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों को घेरे रखता है तथा उन्हें सहारा देता है। जीन अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग तकनीक विकसित करना भी इसका एक उपयोग है। यह प्रौद्योगिकी ठोस अवस्था वाली नैनोपोर सामग्रियों का डिजाइन बना सकती है और उनकी इंजीनियरिंग कर सकती है। इससे कम लागत और उच्च गति से एकल अणु का पता लगाने वाली तकनीक विकसित की जा सकती है। नैनो प्रौद्योगिकी का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य सेवा तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में नैनो पार्टिकल्स का उपयोग रासायनिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए उत्प्रेरकों के रूप में किया जा सकता है। ऑफशोर ऑपरेशंस में नैनो प्रौद्योगिकी आधारित गैस लिफ्ट वाल्व का उपयोग भी किया जा सकता है आदि। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में नैनो सामग्री का जल शोधन और विलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन प्रौद्योगिकियों में उपयोग किया जा सकता है। नैनो सामग्री तकनीक से फिल्ट्रेशन में सुधार होता है और ऊर्जा की कम खपत होती है। इसी तरह पोटेशियम
मैंगनीज ऑक्साइड के छोटे तारों से निर्मित नैनो फैब्रिक पेपर टॉवल तेल रिसाव की स्थिति में अपने वजन से 20 गुना अधिक तेल अवशोषित करके सफाई सुनिश्चित कर सकता है आदि। इसके अलावा ये तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल ट्रांजिटर, लॉजिक गेट और मेमोरी डिवाइस उपकरणों को छोटा बनाने एवं उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह क्वांटम डॉट्स और अन्य नैनो स्ट्रक्चर का उपयोग एडवांस डिस्प्ले, लाइटिंग आदि के विकास में किया जा सकता है। कृषि और खाद्य प्रणाली में भी नैनो तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। नैनो पार्टिकल्स का फसल तक लक्षित पोषक तत्वों, कीटनाशकों या शाकनाशियों को पहुंचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। साथ ही नैनो पार्टिकल्स को खाद्य पैकेजिंग में शामिल करके खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही खाद्य संरक्षा यानी फूड सेफ्टी में सुधार किया जा सकता है आदि। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्री नारायण गुरु। आपको बता दें, केरल के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु जी को उनकी 170वीं जयंती पर पूरे देश में श्रद्धांजलि दी गई। श्री नारायण गुरु, जिनका जन्म वर्तमान तिरुवनंतपुरम के पास स्थित चेम्पा आंती में एक एजवा परिवार में हुआ था, न केवल एक संत और दृष्टा थे बल्कि दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जाति प्रथा और उसके दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ाई में समर्पित किया। श्री नारायण गुरु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के सिद्धांत पर जोर देना। 1888 में उन्होंने अरवीपुरम में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इस कदम ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कार्य किया, क्योंकि उस समय केवल उच्च जाति के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। श्री नारायण गुरु के निर्देशन में डॉक्टर पल्पू पद्मनाभन ने श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम यानी SNDP की स्थापना की, जो उनके सामाजिक सुधार के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। साहित्यिक कृतियों की बात करें तो उनकी अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, देव दशकम और ब्रह्म विद्या पंचकम जैसी रचनाएं आज भी उनकी दार्शनिकता और विचारधारा की मिसाल बनी हुई हैं। श्री नारायण गुरु के मूल्यों में मानवतावाद, तार्किकता, करुणा और समतावाद प्रमुख थे, जिनके द्वारा उन्होंने समाज में समरसता और समानता का बीज बोया। श्री नारायण गुरु का जीवन और उनके विचार आज भी सामाजिक समानता और न्याय के प्रति प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं और संघर्ष हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करते रहेंगे। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री ने विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए। इनमें पहला पोर्टल है डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर यानी DRIPS ड्रिप्स पोर्टल, दूसरा है जल विद्युत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल और तीसरा है तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 60 उचित मूल्य की दुकानों FPS को जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित करने हेतु एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। FPS ऐसी दुकानें हैं जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। ये दुकानें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को अनाज और अन्य वस्तुएं वितरित करती हैं। हाल ही में सुपर ब्लू मून देखा गया। यह एक ऐसी घटना है जो लगभग हर 10 साल में घटित होती है। सुपर ब्लू मून में सुपर मून और ब्लू मून एक साथ देखे जाते हैं। हाल ही में किए गए एक नए शोध ने क्वांटम नॉन लोकैलिटी की सहसंबद्धताओं के उपयोगों को व्यापक बना दिया है। ये पहले से ही सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफिक कुंजी निर्माण में उपयोग किए जा रहे थे। जीवित पशु प्रजाति रिपोर्टिंग और पंजीकरण नियम 2024 के अनुसार विदेशी जीव जंतु प्रजातियों के प्रसार की रिपोर्ट करने की 6 माह की अवधि अगस्त 2024 में समाप्त होने वाली है। विदेशी जीव जंतु प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो अपने मूल उत्पत्ति स्थान से एक नए स्थान में चली जाती हैं। GST आसूचना महानिदेशालय यानी DGGI ने 2020 से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का उपयोग करके 1.2 ट्रिलियन रुपए की कर चोरी का पता लगाया है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह कैस्केडिंग टैक्स यानी कर पर कर से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। मेघालय में वैक्सीन जनित पोलियो वायरस यानी VDPV संक्रमण का एक मामला सामने आया है। ज्ञातव्य है कि 2011 में वाइल्ड पोलियो वायरस का आखिरी मामला सामने आया था। इसके बाद WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की रजत पदक की अपील को खारिज कर दिया। ज्ञातव्य है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।